हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। पिछले वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। अब आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 4, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, जिसमें फर्स्ट सब हेडिंग आती है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। मीन्स कि जब अल बरूनी इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर आया तो उसको क्या क्या बैरियर्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अपना जो इंडियन कस्टम है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो स्टार्ट करते हैं। As we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with practices with which they are familiar. So as we know, जो भी वो चीज़ यहाँ पर अनयूजुअल दिखते थे, अनफैमिलियर दिखती थी, उसको वो नोट कर लेते थे अपने अकाउंट्स के अंदर, साथ में उसको कंपेयर करते थे किससे, जिस चीज़ से वो फैमिलियर होते थे उससे कंपेयर करते थे। ईच ट्रैवलर अडॉप्टेड डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज, और जितने भी ट्रैवलर्स आए उन्होंने अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजीज अपनाई टू अंडरस्टैंड द इंडियन कस्टम। Al-Biruni, for instance, was aware of the problems inherent in the task he had set himself. So जो अल-बरूनी था उसको प्रॉब्लम्स पता थी कि हाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो उसने बताया है कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, कुछ बैरियर्स बताए हैं। जिसमें से फर्स्ट बताया है, द फर्स्ट अमॉन्ग्स्ट दीज वाज द लैंग्वेज। मीन्स उसको एक लैंग्वेज प्रॉब्लम लगी इंडियन कस्टम को समझने में। ये तो ऑब्वियसली है कि अगर कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है तो उसको लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस तो मिलेगा ही। उसी तरह इसको भी डिफरेंस मिला। अब ये कहाँ से आया था? ये आया था उज़्बेकिस्तान के उस एरिया से। तो वहाँ पर एक तरह से इस्लाम डोमिनेट करता है, तो वहाँ की लैंग्वेज हो गई अरेबिक, हो गई पर्शियन, हो गई उर्दू, हो गई। लेकिन जो इंडियन सब कंटिनेंट था वहाँ पर संस्कृत भी थी, तो उसको संस्कृत समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द अरेबिक एंड पर्शियन। संस्कृत अलग थी अरेबिक और पर्शियन से, इसलिए उसको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आई। अब उसको सेकंड प्रॉब्लम लगी, वो है डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब जैसे लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग अपनी अपनी प्रैक्टिसेस है जो रिलीजियस फॉलो करते हैं। जो थर्ड बैरियर था वो ये था कि द सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। मीन्स कि जो इंडिया के लोग हैं ना, वो क्या है, बाहर की चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे उस टाइम पर। वो अपने अपनी दुनिया में मग्न रहते थे, उनको कोई मतलब नहीं रहता था कि बाहर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा। इसलिए इसको एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आई कि ये तो मुझसे कोई मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। तो इसको ये थर्ड ये प्रॉब्लम आई। तो 3 प्रॉब्लम्स हो गई, एमसी क्वेश्चन बन सकता है। देन आगे चलते हैं। अल-बरूनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणास। अब वो इंडिया के अंदर आया तो इंडियन कस्टम को, इंडियन ट्रेडिशन को समझने के लिए उसको जो ब्राह्मणास के जो वर्क्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। साथ में उसने जो वेदास है, पुराणास और भागवत गीता, वर्क्स ऑफ पतंजलि, मनुस्मृति, इन सबको समझना पड़ा टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। ये हो गया अपना क्लियर। सेकंड सब हेडिंग है अल बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। एज यू नो, जो अल बरूनी का जो अकाउंट था वो रिलीजियस के ऊपर बेस्ड था। उसने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या ऐड किया अपने अकाउंट्स के अंदर, वो देखेंगे। अल बरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज। तो वो कास्ट सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करता था कि वो दूसरे जो सोसाइटीज है, दूसरे जो कास्ट है, उसको पैरेलल रखता था जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसके साथ। दो कास्ट को एक तरह से पैरेलल रखता था अब कंपेयर करने के लिए। He noted that in ancient Persia 4 social categories were recognized। अब इसने कहा कि एंशियंट पर्शिया के अंदर 4 सोशल कैटेगरीज थी सोसाइटी के अंदर। कौन कौन सी? फर्स्ट थी, उसके अंदर आते थे नाइट्स एंड प्रिंसेस। देन सेकंड थे मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स। और थर्ड कैटेगरी के अंदर आते थे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट। और लास्ट कैटेगरी थी, उसके अंदर थे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस। जैसा कि अपने इंडिया में है ना, आप जो हिस्ट्री का चैप्टर 3 है ना, किनशिप कास्ट वाला, उसके अंदर आप पढ़कर आए होंगे कि इंडिया के अंदर भी जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने 4 कैटेगरीज डिवाइड की थी। जैसे फर्स्ट में आते थे ब्राह्मणास, सेकंड में क्षत्रिय आते थे, ऐसे 4 कैटेगरीज डिवाइड की थी। उसी तरह जो अल-बरूनी है उसने कहा कि एंशियंट पर्शिया के अंदर भी 4 सोशल कैटेगरीज डिवाइडेड थी। इन अदर वर्ड्स ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट सोशल डिवीजन वर नॉट यूनिक टू इंडिया। और इनसे ये बताना चाहता था कि जो सोशल डिवीजन है, जो सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं है और कंट्रीज के अंदर भी है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन था कि जो इस्लाम है, ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल। लेकिन जो इस्लाम के अंदर जितने भी मैन है सोसाइटी के अंदर, वो सब इक्वल रखे जाते हैं, उनको मतलब उनके अंदर कोई सोशल डिवीजन नहीं होता। देन आगे चलते हैं।
अल बरूनी डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ पॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉल्यूशन कौन सा, आज के टाइम वाला, ये वाला नहीं। पॉल्यूशन था उस टाइम पर, एज यू नो, कि वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल इनइक्वलिटीज़ थी, कि जो शुद्राज है वो क्या, अगर शुद्राज को टच कर लिया तो वो इम्प्योर हो जाएंगे, या फिर शुद्राज को देख लिया तो भी वो एक तरह से इम्प्योर हो जाएंगे। तो जो ये पॉल्यूशन था, मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला सीन, उसके ये खिलाफ था, मतलब डिसअप्रूव करता था, वो मानता ही नहीं था कि पॉल्यूशन होता है। He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity। तो इसने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना क्या है कि इसने कहा कि अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन अगर इम्प्योर हो जाता है तो वो रेगुलर कोशिश करता है कि वो जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है प्योरिटी की, उसको अचीव कर सके। द सन क्लीन्स द एयर, अब उसी तरह जो सन है वो एयर को क्लीन करता है, और उसी तरह जो सॉल्ट है वो भी सी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम पॉल्यूटिंग। ये क्या है, एक नेचर का करिकुलम है। देन आगे चलते हैं। इफ इट वर नॉट सो इंसिस्टेड अल ब्रूनी लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अगर जो सन है वो एयर को क्लीन ना करे और सॉल्ट जो सी को प्रिवेंट ना करे पॉल्यूशन से, तो इस केस अगर ऐसा नहीं होता तो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती अर्थ पे। The conception of social pollution intrinsic to the caste system was according to him contrary to the laws of nature। और ये क्या बोलता था कि जो सोशल पॉल्यूशन है, जो सोशल पॉल्यूशन का जो सिस्टम है कहाँ पर, कास्ट सिस्टम के अंदर, वो क्या है, एक तरह से खिलाफ है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। देन आगे चलते हैं। द सिस्टम ऑफ वर्णास, जो मैं बता रहा था ना आपको कि जो ब्राह्मणास है, क्षत्रियज है, वैश्यास है और शूद्रास है, ये 4 सोशल कैटेगरीज थी इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर, जिसमें बताया कि जो ब्राह्मण है वो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्षत्रिय क्या है, शोल्डर्स एंड हैंड्स ऑफ ब्राह्मण है, वैश्यास थाई है, और शूद्र क्या है, फीट है। ठीक है, ये आप पढ़कर आए हैं चैप्टर 3 के अंदर। देन आगे चलते हैं। All we have seen al-Baruni's description of caste system was deeply influenced by his study of normative Sanskrit text। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल बरूनी ने जो कास्ट सिस्टम डिस्क्राइब किया है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर डिस्क्राइब किया है, नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होकर उसने जो कास्ट सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस द कैटेगरीज डिफाइंड एज एंटीएजा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीएजा टर्म। इसका मतलब है बॉर्न आउटसाइड सिस्टम, मतलब ऐसे लोग जो जो इस सिस्टम था, जो इंडियन सब कंटिनेंट के अंदर जो सोशल डिवाइड था, उस सिस्टम के बाहर कौन थे, एंटेजा, वर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार। मतलब कि कास्ट सिस्टम से बाहर थे लेकिन उसके बावजूद वो क्या, एक चीप लेबर, मतलब एक इनएक्सपेंसिव लेबर प्रोवाइड करते थे, किसको, पीजेंट्स को और जमींदार। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्द ही रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तो और चैप्टर्स बाकी है उनको भी कवर करना है, तो आपको क्या है, वीडियोस इंस्टेंट मिल जाएगी। देन अब बात करते हैं इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। अब अपन ने अल बरूनी की बात कर ली, अब इब्न बतूता की बात करते हैं कि वो जब इंडिया के अंदर आए तो उसको क्या क्या एक्साइटमेंट हुई और उसको कौन सी चीज़ अनफेमिलियर लगी। सो फर्स्ट, बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th सेंचुरी, ये मैंने आपको बता दिया कि दिल्ली के अंदर आए थे 14th सेंचुरी के अंदर। द सब कंटिनेंट वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड यूरोप इन द वेस्ट। मतलब कि जब 14th सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आए थे तो एक इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी थी उस टाइम पर भी, उस टाइम पर ग्लोबल नेटवर्क था ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम पर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा होता था, कहाँ कहाँ पर, चाइना, और चाइना के साथ, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, और यूरोप के साथ भी। As we have seen, Ibn Battuta himself traveled extensively through these lands, visiting sacred shrines, spending time with learned men, rulers, often officiating as Qazi and enjoying the cosmopolitan culture। So as we know, जो इब्न बतूता थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया था, हर जगह वो जाकर आए थे, सैक्रेड श्राइन्स थी वहाँ पर विजिट किया, साथ में जो लर्न मैन थे उनके साथ उन्होंने कंपनी बिताई, और एज अ काजी भी बने अपने इंडिया के अंदर, और जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है उसको भी इंजॉय किया। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मतलब कि डाइवर्स कल्चर को भी इंजॉय किया, जिसमें आ जाता है जैसे अरेबिक लैंग्वेज हो गई, पर्शियन, टर्किश, अदर लैंग्वेजेस, शेयर्ड आइडियाज, इन्फॉर्मेशन एंड एनसी डॉट्स। ठीक है, दिस इंक्लूडेड स्टोरीज अबाउट मैन नोटेड फॉर देयर पिटी, kings who could be both cruel and generous, and about the lives of ordinary men and women. Anything that was unfamiliar was particularly highlighted। अब जो स्टोरीज उसने सुनी, मैन के थ्रू उसने जो स्टोरीज सुनी, उसके अंदर कई रूलर्स के बारे में बताया कि वो क्रूरल थे, कई रूलर्स जेनरस भी थे, साथ में उसने ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के लाइफ्स के बारे में जाना,
और उसको कुछ भी अनफेमिलियर लगता था उसको वो हाईलाइट कर देता था, जिससे कि जो रीडर है, जो उसको पढ़ने वाला है, वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। द कोकोनट एंड द पान। अभी क्या है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जब इब्न बतूता आए ना यहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ उस टॉपिक का, कि जो कोकोनट है, उसको जो नारियल है, उसको देखकर ये ऐसे बोलता था कि जो नारियल का, जो ये नारियल है ना, वो क्या है, एक स्कल है, एक मैन का स्कल है, एक ह्यूमन बीइंग का स्कल है, जिसके 2 आइज है और इसकी एक नोज है। तो ऐसा कुछ इसका डिस्क्रिप्शन था। तो ये क्या, थोड़ा शॉक हो गया था ऐसे देख के। तो इसमें बताया, द कोकोनट एंड द पान, टू काइंड ऑफ प्लांट प्रोड्यूस दैट वर कम्प्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। ठीक है, ये इसमें अनफेमिलियर था, इसको पता नहीं था ये क्या है। तो इसमें बताया, नट्स लाइक अ मैंस हेड, मतलब कि नट्स किसको बोल रहा है, कोकोनट को, लाइक अ मैंस हेड। एक बार इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि इसको क्या लगा, जो एक नट है, जो ये कोकोनट है, वो क्या लगता था इसको, जो एक आदमी का, एक ह्यूमन बींग का हेड लगता था। देन इसमें पान के बारे में बताया कि पान के अंदर क्या क्या था, इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। अब इंडियन सिटीज़ का डिस्क्रिप्शन गिवन है कि उस टाइम पर इंडियन सिटीज़ कैसे होती थी। Ibn Battuta found cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resources and skills. अब इब्न बतूता ने वहाँ पर सिटीज़ देखी जो कि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो अगर कोई ह्यूमन बींग उसके साथ, उसके उसके पास अगर स्किल्स है, रिसोर्सेज है, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता था। They were densely populated, prosperous, except for the occasional disruption caused by wars and invasions. और जो cities थी वो densely populated थी, prosperous थी, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन हो जाती थी जैसे वॉर्स की और इन्वेजन की, तो उसको एक्सेप्शन रखा है, उस टाइम पर वो जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाती थी और जो उसकी इकोनॉमी है वो भी कम हो जाती थी। It appears from Ibn Battuta's account that most cities had crowded streets, bright and colorful markets. और जो इब्न बतूता के अकाउंट से पता लगा कि जो मोस्ट सिटीज़ है वहाँ पर क्राउड थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, साथ में वहाँ पर कलरफुल मार्केट्स थे, वहाँ पर हर मार्केट लगता था, चाहे वो वैरायटी ऑफ कोई सी भी वैरायटी ऑफ गुड्स का हो। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली। अब इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में कुछ अलग ही डिस्क्राइब किया है। इसने कहा कि जो दिल्ली है एक वास्ट सिटी है विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द लार्जेस्ट इन इंडिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसके अकॉर्डिंग ये लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दौलताबाद इन महाराष्ट्र वॉज नो लेस एंड ईजिली राइवल दिल्ली इन साइज। और जो दौलताबाद है महाराष्ट्र के अंदर, वो भी दिल्ली के जैसे ही डेंसली पॉपुलेटेड है और दिल्ली को एक तरह से कॉम्पीट कर रही है। देन आगे चलते हैं। इसमें बताया कि उस टाइम पर दिल्ली के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी और उसकी ब्रेड्थ और लेंथ इसमें बताया है। एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आगे चलते हैं। The bazaars were not only places of economic transaction but also the hub of social and cultural activities. So जो बाजार्स थे वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होता था, वहाँ पर सिर्फ जो वेल्थ है, मनी है, उसका ट्रांजैक्शन नहीं होता था, साथ ही में वो एक हब था, एक सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का वो हब था। मोस्ट बाजार्स हैड अ मॉस्क्यू एंड टेम्पल। और मैक्सिमम जितने बाजार्स थे वहाँ पर एक मॉस्क्यू मिल जाता था और टेम्पल भी मिलता था। इन सम ऑफ देम एटलीस्ट स्पेसेस वर मार्क्ड फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स। और कई कई सिटीज़ के अंदर एक अलग से एरिया गिवन था, किसके लिए, डांसर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए और सिंगर्स के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए। While Ibn Battuta was not particularly concerned with explaining the prospective towns, historians have used his account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from villages. अब जो इब्न बतूता था वो इंडियन का जो कस्टम है उस पर ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जो सिटीज़ है उसके बारे में बताने में। लेकिन फिर भी जिस उसने जितना भी बताया ना, उससे हिस्ट्रियंस को ये पता लगा है कि जो वेल्थ थी, जो सिटी के अंदर जो वेल्थ थी, वो कहाँ से आती थी, सरप्लस फ्रॉम द विलेजेस। जो विलेजेस के अंदर जो सरप्लस, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता था, उसको मार्केट के अंदर बेचते थे और इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा वेल्थ थी। मतलब कि विलेजेस, मतलब कंट्री साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था सिटीज़ की प्रॉस्पेरिटी में। इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच अलाउड फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर। और इब्न बतूता ने बताया कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो बहुत ही प्रोडक्टिव था, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत थी, जिससे कि जो फार्मर्स थे वो एक साल के अंदर 2 क्रॉप्स तो उगा लिया करते थे। देन आगे चलते हैं और ट्रेड के बारे में बताया कि जो सब कंटिनेंट के अंदर जो ट्रेड है एक ग्लोबल नेटवर्क था, किस किस के साथ, इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटर जो एशियन जो कंट्रीज आसपास की, उसके साथ भी था, और अपन पहले पढ़ के आए हैं कि यूरोप के साथ भी हो गया, चाइना के साथ और अफ्रीका के साथ भी था। जिसमें बताया कि जो आर्टिशंस और मर्चेंट्स थे इंडिया के अंदर वो ह्यूज प्रॉफिट कमाते थे।
इंडियन टेक्सटाइल्स पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ फाइन मसलिन्स सिल्क्स ब्रोकेड एंड सैटिन वर इन ग्रेट डिमांड। और ये जितने भी इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो ग्रेट डिमांड में थी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। Ibn Battuta reformed such that certain varieties of fine muslin were so expensive that they could be worn only by the nobles and very rich। इसमें इब्न बतूता ने बताया कि जो फाइन मुस्लिन था, एक जो क्लॉथ है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था और इसको नोबल्स और रिच ही यूज़ किया करते थे। देन आगे चलते हैं म्यूज़िक इन दी मार्केट। इसमें बताया कि जो फीमेल सिंगर्स है वो वहाँ पर अपने परफॉर्म करती थी, जहाँ साथ में जो मेल है वो भी परफॉर्म करते थे। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना। देन चलते हैं अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें बताया कि एक बहुत ही यूनिक सिस्टम था कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर की जाती थी, ट्रांसफ़र की जाती थी, उसके लिए। स्टार्ट करते हैं। द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट्स। तो जो वहाँ का जो स्टेट था, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, वैसे तो राजा थे, तो वो क्या करते थे, स्पेशल मेजर्स अपनाते थे टू एनकरेज मर्चेंट्स। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विथ इंस एंड गेस्ट हाउसेज। और जितने भी ट्रेड रूट्स थे वहाँ पर गेस्ट हाउसेज बनाए हुए थे, जिससे कि जो मर्चेंट्स उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो आराम कर सके। देन इब्न बतूता वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distances but also to dispatch goods required at short notice। इसमें इब्न बतूता ने बताया कि एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था जिसका नेम है पोस्टल सिस्टम, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती थी। साथ ही में जो क्रेडिट है, जो वेल्थ है, मनी है, वो भी जल्द ट्रांसफ़र की जाती थी इन दिस शॉर्ट नोटिस, मतलब कि बहुत ही कम समय में। अब इसमें एक बताया कि क्या कितना टाइम लगता था अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इसमें बताया कि अगर दिल्ली से सिंध जाते थे वाइल वॉकिंग और ऐसे, तो 50 डेज लगते थे। लेकिन जो ये स्पाइस थे, जो ये पोस्टल सिस्टम परफॉर्म करते थे, वो सुल्तान के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो वो विद इन अ 5 डेज के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भेज देते थे। मतलब कि इतना स्पीड में काम होता था। आप देख सकते हैं अगर दिल्ली से सिंध जाना है तो 50 डेज लगते थे, लेकिन जो ये स्पाई है, जो परफॉर्म करते हैं पोस्टल सिस्टम, वो विद इन अ 5 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन भेज दिया करते थे। मीन्स कि बहुत ही बड़ा नेटवर्क था कम्युनिकेशन का। अब आता है कि जो ये पोस्टल सिस्टम था वो टू काइंड्स का था, टू टाइप्स का था। फर्स्ट था हॉर्स पोस्ट, मतलब कि हॉर्सेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती थी, जिसे बोला गया है उलुक, जो ये हॉर्स पोस्ट है उसे। और एक फुट पोस्ट था, मतलब कि जो रनर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह भगकर इन्फॉर्मेशन देते थे, उन्हें दावा बोला गया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो हॉर्स पोस्ट है उसे क्या बोलते हैं और जो फुट पोस्ट है उसे क्या बोलते हैं। इनकी माइल्स मेंशन है, एक बार देख लेना, और इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आगे चलते हैं। अब आता है अपना सिक्स्थ टॉपिक, बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट। मतलब कि अपन ने अलबरूनी देख लिया, इब्न बतूता के बारे में देख लिया, अब बात करते हैं बर्नियर की क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। सो स्टार्ट करते हैं। If Ibn Battuta chose to describe everything that impressed and excited him because of its novelty, Francois Burner belonged to a different intellectual tradition। अपने इब्न बतूता का कुछ अलग कॉन्सेप्ट था, उसने अलग टेक्निक अपनाई अपने अकाउंट्स के अंदर। और उसी तरह जो फ्रैंकिस बर्नर था, उसने भी अपनी एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, एक अलग ही ट्रेडिशन अपनाया अकाउंट्स को लिखने में। He was far more preoccupied with comparing and contrasting what he saw in India with the situation in Europe in general and France in particular, फोकसिंग ऑन सिचुएशन विच ही कंसिडर डिप्रेसिंग। अब मैंने आपको पहले से बता रखा है कि जो ये बंदा था फ्रैंकिस बर्नर, ये हर चीज़ को कंपेयर करता था यूरोप से, और यूरोप को अच्छा बताता था और इंडिया को बुरा बताता था। जिसमें यूरोप इन जनरल और फ्रांस इन पर्टिकुलर, मतलब फ्रांस को तो पर्टिकुलरली लेता था कि फ्रांस के अंदर तो देखो ऐसा होता है और इंडिया के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि फ्रांस से ही आया था तो फ्रांस को तो बीच में लाना ही था। देन आगे चलते हैं। बर्नियर्स ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और जो बर्नियर की जो बुक का नेम है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। इज मार्क्ड बाय डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल इंसाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। हिज अकाउंट कंटेन्स डिस्कशन ट्राइंग टू प्लेस द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स विद सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, जनरली एम्फसाइजिंग द सुपेरिटी ऑफ द लेटर। और ये अब मैंने आपको बताया कि ये इंडिया को कंपेयर करता था यूरोप में, जिसके अंदर इंडिया में भी मुगल इंडिया को, जो मुगल एम्पायर था, उसको कंपेयर करता था यूरोप से। और जो सुपीरियरिटी बताता यूरोप की, यूरोप कितना सुपीरियर है और जो मुगल इंडिया है वो इंफीरियर है। हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वर्क्स ऑन द मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन वेयर इंडिया इज प्रेजेंटेड एज द इनवर्स ऑफ यूरोप। और ये एक मॉडल अपनाता था बाइनरी अपोजिशन, जिसके अंदर ये इंडिया को इनवर्स बताता था यूरोप का।
He also ordered the perceived difference hierarchical so that India appeared to be inferior to the Western world. और ये अकाउंट्स के अंदर ऐसा ही लिखता था कि इंडिया इंफीरियर दिखे और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोप है, वो सुपीरियर दिखे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। According to the Bernier, one of the fundamental difference between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former। मतलब कि इसने बताया कि जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है मुगल इंडिया और यूरोप में, वो है लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। He was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful for both the state and its people। और जो ये फ्रैंकिस बर्नर था, ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता था प्राइवेट ओनरशिप में, और इसका ये मानना था कि अगर आप पूरी पूरी लैंड रूरल को दे दोगे, मतलब कि पूरी पूरी लैंड अगर रूरल के कंट्रोल में होगी, तो उसकी वजह से जो उसके जो स्टेट है और जो उसके पीपल है, वो एक हार्मफुल सिचुएशन के अंदर पहुंच जाएंगे। दैन इसमें बताया कि डिजास्टर्स कंसिक्वेंस फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और बताया कि जो अगर पूरी पूरी लैंड अगर एम्परर के अंडर में आ जाएगी और फिर वो उस लैंड को नोबल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो एक डिजास्टर्स कंसिक्वेंस बन जाएगा फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। दिस परसेप्शन वॉज नॉट यूनिक टू बर्नियर बट इज फाउंड इन मोस्ट ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ द 16th एंड 17th सेंचुरी। और जो ये परसेप्शन था फ्रैंकिस बर्नर का कि अगर पूरी लैंड एम्परर के अंडर आ जाएगी, तो एक वो डिसएडवांटेज पोजीशन बन जाएगी फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द सोसाइटी। जो ये परसेप्शन था वो सिर्फ बर्नियर का नहीं था, वो उस टाइम पर 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी टाइम पर जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, उनका परसेप्शन बिल्कुल सेम था जैसा बर्नियर का था। आगे चलते हैं। ओइंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, आर्ग्यूड बर्नियर, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। अब और अगर पूरी पूरी लैंड एम्परर के अंडर रहेगी, तो जो लैंड होल्डर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, उनके पास तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बची नहीं, तो फिर वो अपने चिल्ड्रन को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। अपने चिल्ड्रन के पास वो जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट नहीं हो पाएगी। सो दे वर एडवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और अगर उनके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसका कोई अधिकार ही नहीं है उस लैंड के ऊपर, फिर वो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे उसके ऊपर। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड had therefore preventing the emergence of the class of improving landlords as in the Western Europe with a concern to maintain और improve the land। और इसने बताया कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की एब्सेंस रहेगी, तो उसके अंदर एक नई क्लास एमर्ज नहीं हो पाएगी, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर है कौन सी लैंड इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स वाली, वो एमर्ज नहीं हो पाएगी इंडिया के अंदर। It had led to the uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry, and continuous decline in the living standard of all of sections of society except the ruling aristocracy। तो उसने बताया कि अगर एब्सेंस रहेगी प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जिससे कि क्या होगा, एग्रीकल्चर रुइन हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, साथ ही में जो पीजेंट्री उसके ऊपर ऑपरेशन बढ़ेगा, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, जो सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो है रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा इन सब का। देन आगे चलते हैं। द पुअर पीजेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। As the extension of this, Bernier described Indian society as consisting of undifferentiated masses of impoverished people subjugated by a small minority of very rich and powerful ruling class। और में बर्नियर ने बताया है कि जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो मेजोरिटी के अंदर है वो तो है इम्पोवरिज्ड पीपल, पुअर पीपल, और जो माइनॉरिटी के अंदर है, जो स्मॉल माइनॉरिटी के अंदर है, वो है रिच एंड द पावरफुल रूलिंग क्लास। मतलब कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास है। Between the poorest of the poor and the richest of the rich, there was no social group or the class worth the name। Bernier confidently asserted there is no middle class state in India। और इसमें बात चल रही है कि जब फ्रैंकिस बर्नर इंडिया के अंदर आया था, तो उस टाइम पर मिडिल क्लास नहीं थी। उस टाइम पर बस रिच लोग थे और पुअर पीपल थे, उनके बीच में कोई भी मिडिल क्लास नहीं थी। मिडिल क्लास तो अभी जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है उस टाइम पर आई है। तो वही बताया इसने, देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया। दिन आगे चलते हैं। Then is how Bernier saw the Mughal Empire. Its king was the king of beggars and barbarians। अब बर्नियर ने मुगल एम्पायर का जो किंग है उसको क्या बताया कि वो किंग ऑफ बेगर्स है एंड बारबेरियंस है। मतलब कि जो गरीब है उसका मसीहा है, और बारबेरियंस बेसिकली उसको बोलते हैं जो कि एक तरह से राक्षस टाइप में होता है ना, उनके लिए बोलते हैं बारबेरियंस। तो जो मुगल एम्पायर का जो किंग है वो राक्षसों का किंग है। Its cities and towns were ruined and contaminated with ill air and its field। उसने बताया कि जो सिटीज़ और जो टाउन्स है मुगल एम्पायर के अंदर,
वो रिविंड है और उसके अंदर इल एयर है, मतलब कि बहुत ख़राब एनवायरनमेंट है, और जो उसकी फील्ड्स है वो भी ख़राब है। ओवर स्प्रेड विथ बुशेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होती है, श्रब्स होती है, वो फैले हुए हैं। एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंटियल मैरिशेस, मतलब कि जो सिचुएशन है बिल्कुल ख़राब है, एक बिल्कुल बंजर ज़मीन है मुगल एम्पायर के अंडर। एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। और इन सभी का जो एक रीज़न है वो क्या है, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, मीन्स जो लैंड है वो रूलर के अंडर है, इसलिए ये सब सिचुएशन हो रही है। then आगे चलते हैं। Curiously, none of the Mughal official documents suggest that the state was the sole power owner of land. अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। फ्रैंकिस बर्नर बोल रहा है कि जो रूलर है वही पूरी लैंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो मुगल के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें ऐसा नहीं बता रहे कि जो लैंड है पूरी पूरी वो रूलर के अंडर है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेंशन है कि जो अबुल फजल था उसने 16th सेंचुरी के अंदर अकबरनामा लिखी थी, एज आई होप आपको पता होगा। तो उसके अंदर जो अकबर की जो पूरी लाइफ है वो उसके अंदर मेंशन थी। तो उसमें बताया है कि जो अकबर रीन्स डिस्क्राइब दैट द लैंड रिवेन्यू एज रिमुनरेशन ऑफ सोवनिटी, मतलब जो लैंड से जो रिवेन्यू आ रहा था वो क्या था, रिमुनरेशन ऑफ सोवनिटी। अब ये क्या होता है, अ क्लेम मेड बाय द रूलर ऑन हिज सब्जेक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ही प्रोवाइडेड रेदर देन एज रेंट ऑन लैंड दैट ही ओन्ड। मतलब कि जो ये लैंड से जो रिवेन्यू आ रहा है वो रिवेन्यू किसका है, किस बात का रिवेन्यू है, वो रिवेन्यू ये है कि जो रूलर जो अपनी सब्जेक्ट्स जो अपनी प्रजा को प्रोटेक्शन दे रहा है उसके बदले वो रिवेन्यू ले रहा है, ना कि वो रेंट है जो उसकी प्रजा रूलर को दे रही है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार वापस क्लियर कर लीजिए। रिमुनरेशन ऑफ सोवनिटी मीन्स कि जो रूलर है वो क्लेम करता है अपनी प्रजा के ऊपर कि जो मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ उसके बदले आप मुझे रिवेन्यू दीजिए। अब जो आप रिवेन्यू मुझे दे रहे हैं वो प्रोटेक्शन के बदले दे रहे हैं, ना कि जो आप लैंड अपने पास रख रहे हैं उसका रेंट दे रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रेवलर्स रिगार्डेड सच क्लेम्स एज रेंट बिकॉज लैंड रिवेन्यू डिमांड्स वर ऑफ्टन वेरी हाई। अब जो यूरोपियन ट्रेवलर्स है वो बता रहे हैं कि जो रूलर जो लैंड अपने पास रख रहा है तो उसका क्या मांग रहा है, वो एक रेंट मांग रहा है। तो ये क्यों मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो उस टाइम पर जो लैंड रिवेन्यू डिमांड्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो यूरोपियन ट्रैवलर्स है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये रेंट है, ना कि ये कोई प्रोटेक्शन का रिवेन्यू है। हावेवर दिस वॉज एक्चुअली नॉट अ रेंट और इवन अ लैंड टैक्स बट अ टैक्स ऑन द क्रॉप। फॉर मोर डिटेल्स सी चैप्टर। लेकिन जो जो रियल जो ट्रूथ है वो क्या है, दिस वॉज एक्चुअली नॉट अ रेंट, ना ही वो रेंट है ना ही वो लैंड का टैक्स है, बट टैक्स ऑन द क्रॉप, वो क्रॉप का टैक्स है जो कि पीजेंट्स जो उसकी प्रजा है वो दे रही है। then आगे चलते हैं। Bernier's description influenced Western theorists from the 18th century onwards. The French philosopher Montesquieu बहुत important है, for instance used this account to develop the idea of Oriental despotism। बहुत important है कि जो फ्रेंच फिलोसोफर है मॉन्टेस्क्यू उसने एक आइडिया बताया, एक आइडिया डेवलप किया। क्या आइडिया, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया, जो रूलर्स है एशिया के अंदर उन्हें क्या बोला है, द ओरिएंट और द ईस्ट enjoyed absolute authority over their subjects। मतलब इसमें बताया है कि इसके अंदर ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का जो आइडिया है उसके अंदर बताया है जो रूलर्स है एशिया के अंदर वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी enjoy करते हैं ओवर देयर सब्जेक्ट्स एंड who were kept in conditions of subjugation and poverty, arguing that all land belonged to the king and their private property was non-existence। अब इसमें बताया है कि जो रूलर है वो अपनी पूरा एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, साथ में उनको पॉवर्टी की कंडीशन में भी रखता है और उनके ऊपर सब्जुकेशन मतलब उनके ऊपर अत्याचार करता है। और जो पूरी लैंड है वो किंग से बिलोंग करती है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया है मॉन्टेस्क्यू का। ठीक है आगे चलते हैं। अब एक और आइडिया है, दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स इन द 19th सेंचुरी। अब जो ये आइडिया था किसका, मॉन्टेस्क्यू का, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, इसको क्या किया, फर्दर डेवलप किया किसने, कार्ल मार्क्स ने 19th सेंचुरी के अंदर, जिसका नेम रखा गया एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, ही आर्ग्यूड दैट इन इंडिया बिफोर colonialism surplus was appropriated by the state। तो इसमें बताया कि इंडिया जब कॉलोनाइजेशन से पहले था उस टाइम पे जो सरप्लस होता था, जो भी प्रॉफिट होता था वो जो स्टेट है वो अपने पास रख लेता था। दिस led to the emergence of society that was composed of a large number of autonomous and
इंटरनली इग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़। अब इससे क्या था कि जो स्टेट है वो पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेता है, तो इसकी वजह से एक सोसाइटी एमर्ज होकर आई जो कि ऑटोनोमस थी, जो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट थी और इग्लिटेरियन थी, मतलब जो बिलीव करते हैं कि जो पूरा जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। द इम्पीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर दिस विलेजेस कम्युनिटीज रेस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी। और जो इम्पीरियल कोर्ट है, जो स्टेट है, वो इनकी ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करता है, इनके इंटरनल अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता जब तक कि वो सरप्लस का फ्लो बनता रहे। जब भी जो वो सरप्लस है, जो वो प्रॉफिट है, वो बंद हुआ और वो उसके अंदर इंटरफेयर करना लग जाएंगे। दिस वॉज रिगार्डेड एज अ स्टेगनेंट सिस्टम। अब ये स्टेगनेंट सिस्टम कैसे हुआ कि जो प्रॉफिट है वो पूरा पूरा तो स्टेट रख लेता है, तो जो विलेज कम्युनिटी है जो खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, वो सिर्फ खुद का कंजप्शन कर रही है, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही। इसकी वजह से वो सिर्फ अपना कंजप्शन करती है, फिर उगाते हैं, फिर कंजप्शन करती है, तो उनका कोई भी भला नहीं हो रहा है। वो एक स्टेगनेंट सिस्टम है, स्टेगनेंट ग्रोथ भी बोल सकते हैं। During the 16th and 17th century, rural society was characterized by considerable social and economic differentiation। और जो रूरल सोसाइटी थी वो उस टाइम पर क्या थी, एक सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन था, बहुत ही ज़्यादा, अगर अर्बन से कंपेयर करें तो। एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वर द बिग जमींदार्स हु एंजॉयड सुपीरियर राइट्स। और एक साइड पर थे जमींदार, बिग जमींदार, जो कि उनके पास सुपीरियर राइट्स थी, और एक साइड थे अनटचेबल लैंडलेस लेबर्स, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके बीच में आते थे बिग पीजेंट्स और दी स्मॉलर पीजेंट्स। ठीक है, ये हो गया। देन आगे चलते हैं 6.2, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। देन बात करते हैं, ही फेल्ट दैट आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर सिंस प्रॉफिट्स वर एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। सो अपन पढ़कर आए हैं कि जो पूरा प्रॉफिट है वो स्टेट अपने पास रख लेता था, तो उसकी वजह से जो आर्टिसंस थे, जो मर्चेंट्स थे, वो अपनी जो खुद की जो क्वालिटी है वो उसको इम्प्रूव नहीं कर पाते थे। साथ ही में अगर कुछ वो नया बिजनेस खोलना चाहते थे वो भी नहीं कर पाते थे। Then he also noticed the existence of the prosperous merchant community engaged in long distance exchanges। अब जो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो हमेशा सही नहीं है, उसको हमेशा अपन सच नहीं मान सकते, क्योंकि एज यू नो उस टाइम पर जो मेटल्स है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, एक तरह से इंडिया से भी एक्सपोर्ट होते थे, साथ में इंडिया में इंपोर्ट भी होते थे। तो इससे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गए थे और लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंजेस करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। इसका मतलब कि इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं थी मर्चेंट्स की। फिर आगे चलते हैं, डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो देख लेना एक बार। In fact, during the 17th century, about 15% of the population lived in towns। 17th century के अंदर 15% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसका 15% लोग कहाँ रहते थे, टाउन्स के अंदर। और ये दिस वॉज एन एवरेज हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप। और जो ये 15% है वो भी बहुत ज़्यादा है अगर यूरोप से कंपेयर करें तो। देन बताया कि मुगल सिटीज़ एज कैंप टाउन्स, बाय विच ही मीन टाउन्स दैट ऑन देयर एग्जिस्टेंस एंड डिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑन द इम्पीरियल कैंप। मतलब कि जो कि जिस भी सिटी के अंदर एम्परर रहता था तो वो सिटी एक तरह से प्रॉस्पेरस हो जाती थी, उसकी इकोनॉमी बढ़ जाती थी, क्योंकि अगर किंग रह रहा है तो उसके लिए काम करने वाले आएंगे, उसके ऑफिशियल्स आएंगे, उनका रहने का इंतज़ाम होगा और ट्रेड होगा, ट्रेड होगा, वहीं से पूरे ऑर्डर्स निकलेंगे। तो वो जो पूरा पूरा जो सिटी है वो इम्पीरियल कैंप के ऊपर डिपेंडेंट था। देन बात करते हैं रैपिडली डिक्लाइन व्हेन इट मूव्ड आउट। और जैसे ही जो वो एम्पायर है वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाता था, अपनी जो पूरी पूरी कैपिटल वो शिफ्ट कर लेता था, उसकी वजह से क्या होता था, जो वो सिटी जो पीछे रह गई वो एज इट इज़ डिक्लाइन हो जाती थी। अपन पढ़कर आए हैं कि जो अकबर है उसने भी अपनी सिटी जो कैपिटल सिटीज़ है वो चेंज की है बार बार। तो दैट दे डिड नॉट हैव विएबल सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस बट वर डिपेंडेंट ऑन इम्पीरियल पैट्रोनेज। और ये दर्शाता है कि जो सिटी जो रूलर छोड़कर गया है वो किस पर डिपेंडेंट थी, इम्पीरियल पैट्रोनेज पर। उसमें कोई भी सोशल और खुद की सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं बनी हुई थी। आगे चलते हैं, देर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन्स। अब क्या है, इसने ज़्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर्स क्रिएट की है कि इंडिया की सिटीज़ ऐसी थी वैसी थी, लेकिन अपन को पता है वहाँ पर उस टाइम पर अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाउन्स थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हो गए, ट्रेडिंग टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, सेक्रेट सेंटर्स एंड दी पिलग्रिमेज टाउन्स। जिससे क्या था, एक प्रॉस्पेरिटी थी मर्चेंट कम्युनिटीज़ के अंदर और प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर। मर्चेंट्स ऑफ्टन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज। तो जो मर्चेंट्स हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती थी। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स। और जो वेस्टर्न इंडिया है उसके अंदर जो ये ग्रुप्स थे मर्चेंट्स की, जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, उसको क्या बोला जाता था, महाजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है,
MCQ क्वेश्चन बन सकता है। एंड देयर चीफ, और जो ये ग्रुप का जो ग्रुप को तो क्या बोला, महाजन्स, और जो महाजन्स के जो हेड होते थे, जो चीफ होते थे, उन्हें क्या बोलते थे, शेठ। सेठ होता है ना। In urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans were collectively represented by the chief of the merchant community who was called the Nagar Seth। और जो एक अर्बन सेंटर है जैसे कि अहमदाबाद, उसके अंदर जितनी भी महाजन थी उसका भी एक चीफ हुआ करता था जिसे क्या बोलते थे, नगर सेठ। then आगे चलते हैं। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेज। अब क्या है, अर्बन सिटीज़ के अंदर अलग अलग क्लासेज रहती थी, जैसे कि फिजिशियंस हो गए जिन्हें हकीम और वैद्य बोलते हैं, टीचर्स हो गए जिन्हें पंडित और मुल्ला बोलते हैं, लॉयर्स हो गए जिन्हें वकील बोलते हैं, आज के टाइम पर भी वकील बोलते हैं, पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स, ये सब। जिसमें से कुछ क्या है, जो ये प्रोफेशनल्स है ये कुछ इम्पीरियल पैट्रोनेज के ऊपर डिपेंडेंट थे, साथ में कुछ खुद सर्व करते थे जिससे कि उनको कुछ पैट्रोन मिल सके, कुछ उनकी कमाई हो सके सर्व करके। ठीक है, दिन आगे चलते हैं। ये हो गया। अब 7th टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टॉपिक है वुमेन, स्लेव्स, सती एंड लेबर्स। मतलब कि जो वुमेन है उसको एज अ स्लेव भी यूज़ किया जाता था उस टाइम पर, उसको लेबर भी यूज़ किया जाता था, और उसको और एक सती प्रैक्टिस थी, आपको पता होगा। सो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट है यहाँ से, समटाइम्स दे टुक सोशल इनिक्विटीज़ फॉर ग्रांटेड एज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जो ट्रैवलर्स आए, तो बेसिकली ट्रैवलर जो अकाउंट्स है वो किसके, मैन के ही है, जो ये वुमेन के अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जो ट्रैवलर्स आए तो ये क्या है, जो सोशल इनिक्विटीज़ थी, जो सोशल इनइक्वलिटीज़ थी इंडियन सोसाइटी के अंदर, उसको एज अ ग्रांटेड मानते थे, मतलब उसको एज अ नॉर्मल मानते थे, उसको एज अ नेचुरल मानते थे। मतलब बहुत बड़ी बात है, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको भी एज अ नॉर्मल मानते थे, अगर वुमेन के साथ अत्याचार हो रहा है उससे भी नॉर्मल मानते थे। फॉर इंस्टेंस, स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट्स लाइक एनी अदर कमोडिटी एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट्स। और बहुत बड़ी बात है, जो स्लेव्स है, जो वुमेन स्लेव्स हो गई, मैन स्लेव्स हो गए, उनको मार्केट के अंदर बेचा जाता था एज अ, और साथ में एक्सचेंज किया जाता था एज अ गिफ्ट। जैसे कि कोई कमोडिटी हो, जैसे कोई गुड को अपन एक्सचेंज करते हैं ना, बेचते हैं, वैसे उस टाइम पे स्लेव्स को बेचा जाता था। आगे चलते हैं। जब इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने एक हॉर्स, कैमल और कुछ स्लेव्स गिफ्ट किए किसको, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। When he reached मुल्तान, he presented the governor with a slave horse together with raisins and almonds। और जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को एक स्लेव दिया, हॉर्स दिया और रेसिन्स एंड आलमंड्स, मतलब कि किशमिश और बादाम। Muhammad bin Tughlaq informed Ibn Battuta was so happy with the sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 टंकास coins and 200 slaves। तो जब जब इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि एक प्रीचर था नसीरुद्दीन नाम का, उसने एक इतना अच्छा सरमन दिया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उससे इम्प्रेस हो गए और उसको 100,000 कॉइन्स दिए और 200 स्लेव्स दिए। यहाँ चलते हैं। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट दैट देयर वाज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमॉन्ग स्लेव्स। अब इब्न बतूता का जो अकाउंट है उससे पता लगता है कि जो स्लेव्स है वो भी डिफरेंट थे, मतलब इस स्लेव्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन थी। कैसे, सम फीमेल स्लेव्स, वो जो कुछ फीमेल स्लेव्स थी वो सर्विस देती थी म्यूजिक और डांस की, और कुछ फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नॉवेल्स। और कुछ फीमेल स्लेव्स जो कि सुल्तान एम्प्लॉय करता था, सुल्तान हायर करता था, किस लिए, जो नोबल्स है, जो उसके ऑफिशियल्स है, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए। देना आगे चलते, जो स्लेव्स है वो मेजरली किसके लिए यूज़ की जाती थी, डोमेस्टिक लेबर के लिए, डोमेस्टिक जो काम है उसको करने के लिए। जिसमें बताया है कि वुमेन एंड मैन ऑन प्लैंक्विन्स और डोला, और जो डोलकी उठाते हैं ना उस टाइम पर, जो रानी को डोलकी में लेके जाते थे, तो बेसिकली मैन, वुमेन और मैन ही उसको लेकर जाते थे। द प्राइजेज ऑफ स्लेव्स, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो। और जो प्राइस थी, जो स्लेव्स की जो प्राइस थी वो बहुत ही कम थी डोमेस्टिक लेबर की बात करें तो जो कि जो मैक्सिमम फैमिलीज थी वो एक एक से दो स्लेव्स हायर कर लेते थे। Contemporary European travelers and writers often highlighted the treatment of women as a crucial marker of difference between Western and Eastern society। और जो यूरोपियन ट्रैवलर्स आए उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न की बात करें, अगर ईस्टर्न सोसाइटी की बात करें, उसके अंदर भी अगर वुमेन की बात करें तो क्या था, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस था वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर। नॉट सरप्राइजिंगली बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन। और मतलब इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो बर्नियर है उसने जो सती सिस्टम था उसको भी उसके अंदर अपने अकाउंट के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें बताया कि जो कुछ वुमेन्स थी वो खुशी खुशी
एंड जो सती है, जो सती प्रथा है उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, और कुछ को क्या है फोर्स किया जाता था मरने के लिए। देन आगे चलते हैं, बस हो गया ये कंप्लीट, थोड़ा सा और बचा है। हाउएवर वुमेन्स लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड मच एल्स बिसाइड द प्रैक्टिस ऑफ सती, देयर लेबर वाज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और जो लेबर थी, जो वुमेन लेबर थी, वो एग्रीकल्चरल के अंदर भी उनका इम्पोर्टेंट रोल था, साथ में नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर भी उनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। Women from merchant families participated in commercial activities, sometimes even taking mercantile disputes to the court of law. और जो मर्चेंट फैमिलीज की जो वुमेन थी, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करती थी, और साथ ही में जो मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स हो गए, जो कि ट्रेड के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स हो गए, उनको कोर्ट के अंदर भी लेकर जाती थी। मतलब कि जो अगर मर्चेंट फैमिलीज़ को अगर साइड साइड में कर लेना, जितनी भी वुमेन्स थी, तो वो एक तरह से सफ़र करती थी। जो रिच वुमेन्स हो गई, जो मर्चेंट फैमिली से जो वुमेन हो गई, वो थोड़ी उनकी सिचुएशन अच्छी थी। वरना जो और वुमेन थी, उनको सती प्रैक्टिस भी की जाती थी, सती सिस्टम, और उनको एज अ स्लेव भी बेचा जाता था। सो यहाँ पर होता है अपना चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर 8 है हिस्ट्री का, उसको डिस्कस करेंगे, वो भी CUET के अंदर पूछा जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।